सो नाउ इट्स टाइम टू सी द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि हमने ये पहले भी देखा हुआ है जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे। ओके तो यहाँ पर हम समझेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है तब पार्टिकल पे कितनी कितनी फोर्सेस लग रही है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने यूसीएम देखा था। यूसीएम क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कब होता है? जब पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो। ओके अगर पार्टिकल घड़ी घड़ी अपनी स्पीड बदल रहा है, मतलब वो अपनी मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ओके मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, जो भी आप बोलो, तो उस पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, हमें पता है। सो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि सपोज दिस इज अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मतलब पहले स्लोली मूव कर रहा था, अभी ये क्या कर रहा है? नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग वेरी क्विकली। करेक्ट, तो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जब पार्टिकल अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होता है तब हमें पता है उस पार्टिकल के ऊपर कौन सी एक्सेलरेशन लग जाती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग जाती है। और पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन बनाएगा तो उसके ऊपर रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। करेक्ट, because of this radial acceleration the force acting on this particle which is acting towards the center, okay, the force acting on the particle which is acting towards the center, that force is known as a centripetal force. And because of this tangential acceleration there is a force acting on the particle along the tangent which is known as a tangential force. कौन सा फोर्स हो गया? टेंजेंशियल फोर्स हो गया। तो अभी यहाँ पर जब हम देखेंगे वी नो दैट द टोटल एक्सेलरेशन acting on a particle which is performing non-uniform circular motion, okay, so in that scenario we know that it is nothing but the radial acceleration plus tangential acceleration, क्योंकि हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, चाहे वो बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, जो भी हो रही है। तो ऐसी टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों रहता है, जिसकी वजह से टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स जो कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं वो भी दोनों रहता है। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। करेक्ट, इसके पहले हमने जो भी न्यूमेरिकल्स किए दैट इज ऑल ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर टेंजेंशियल फोर्स की बात ही नहीं आ रही थी, जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात ही नहीं कर रहे थे हम। करेक्ट, तो यहाँ पर दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विद m, m is the mass, so now this is your equation। तो ये हो गया that total force acting on the particle is the vector addition for the centripetal force or radial force you can say plus tangential force। करेक्ट, तो यहाँ पर जब मुझे अगर रिजल्टेंट फोर्स बनाना हो, टोटल फोर्स की डायरेक्शन बनाना हो, तो टोटल फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे बनाएंगे? वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स लाइक दिस वे। यहाँ पर अगर टोटल फोर्स की डायरेक्शन बनाना हो तो हमें क्या करना है? एक पैरेललोग्राम बनाना है, और इसी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वही हमारा टोटल फोर्स होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स। सो आई राइट डाउन दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स। करेक्ट, तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करेंगे दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सो इट्स वेरी सिंपल, सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इंटू टेंजेंशियल फोर्स इंटू कॉस थीटा। वी नो दैट द एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द टेंजेंशियल फोर्स इज 90 डिग्री। करेक्ट, द वैल्यू ऑफ cos 90 is 0, सो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। So this is the magnitude of the total force. Okay. So as we know that this is the magnitude of the total force. अभी यहाँ पर यही टेंजेंशियल फोर्स जिम्मेदार होता है पार्टिकल की स्पीड चेंज कराने के लिए, है ना? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल क्या करता है? अपनी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने समझा है कि क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अपनी स्पीड घड़ी घड़ी बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि पार्टिकल के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगता है। बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स पार्टिकल चेंजेस इट्स स्पीड कंटिन्यूसली। दैट टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज व्हाट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वहां पर सिर्फ वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी बदलना मतलब डायरेक्शन बदलता है पार्टिकल। करेक्ट, सो ये डिफरेंशिएट पॉइंट है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस पार्ट, देन विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
So now it's time to solve the questions on non-uniform circular motion. So the question is like that: a bead of mass m slides along a curved wire lying on a horizontal surface as shown in the figure. Sub question 1: if the bead slides at constant speed along the wire, draw the vectors representing the force exerted by the wire on the bead at the points A, B and C. Sub question 2: now consider the bead in figure speeds up with constant tangential acceleration as it moves towards the right. Draw the vectors representing the force on the bead at points A, B and C. ओके तो जब बीड ए बी एंड सी इनिशियल सब क्वेश्चन 1 में बोला गया कि जब बीड ए बी और सी वाली पोजीशन पे कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तब बताओ कौन सी फोर्सेस उस बीड के ऊपर लग रही है. ओके एंड इन द सब क्वेश्चन 2 दे आस्क्ड दैट दिस बीड इज मूविंग विद द कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तब बताओ कि इस बीड पे कौन सी फोर्सेस लग रही है, हमें डायग्राम में इंडिकेट करना है. सो लेट्स गो विद द सब क्वेश्चन 1 इनिशियल स्टेज में. ठीक है, सो इन द सब क्वेश्चन 1 जब ये बीड पोजीशन ए पे आ गया, now when this bead came at position A like this, ठीक है, bead reaches at position A, so when it reaches at the position A, so bead is performing a circular motion as we can see. so यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे like this, करेक्ट. so ये सर्कमफ्रेंस पे बीड फ्लो मूव कर रहा है, सी दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, करेक्ट. यहाँ से यहाँ तक जो बीड परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पर ये हो गया इसका रेडियस, लेट्स से दिस इज द रेडियस आर, करेक्ट. इस बीड के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बीड, बिकॉज यहाँ पर ये बीड ये एक सर्कल का एक पार्ट है, तो ऑब्वियसली सर्कल का पार्ट कवर करने के लिए उस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. अब क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स इस बीड पे एक्ट नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द दिस पार्ट. जब बीड यहाँ पर होगा, करेक्ट, एट दिस लोकेशन, तो बीड के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ लीनियर मोशन, ये सर्कल का पार्ट नहीं है. यहाँ पर जब बीड आएगा पोजीशन बी पे तो वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा. जब बीड सी पे आएगा तब आपको पता है सी इज ऑल्सो अ कर्व, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे लाइक दिस, है ना. तो यहाँ पर जब बीड होगा तब उसके ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स लाइक दिस, correct. So these are the two forces acting on the bead at position A and position C respectively. Position B पे bead का कोई भी forces नहीं होगा. अब बात करते हैं tangential acceleration. जब bead पे लग रहा है, bead is moving with constant tangential acceleration, तो in that scenario what will be there, there will be the tangential force acting on the bead, so this will be the tangential force Ft. Same यहाँ पर भी tangential force होगा this one Ft, same यहाँ पर भी tangential force होगा this one Ft. So this is the tangential force acting on the bead. तो जब मैं tangential force और centripetal force का resultant बनाऊंगा, let's see, यहाँ पर हमने centripetal force और resultant force का tangential force का जब हमने resultant बनाया, so this will be the resultant, correct. So I will write down this is the resultant force. यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, so this will be your resultant force like this, correct. So these are the resultant forces. सो इस तरीके से इतनी सारी फोर्सेस लग रही है इन द सब क्वेश्चन 2. ठीक है, सो प्लीज कॉपी डाउन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज अ सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग अ bob of mass m to a string of length l fixed at its upper end. The bob oscillates in a vertical circle. It is found that the speed of the bob is v when the string makes an angle theta with the vertical. Determine the tangential acceleration of the sphere, the tension in the cord and the magnitude of the net force on the bob at that instant. तो इस पॉइंट पे मुझे बताना है कि what is the tangential acceleration acting on the bob at this particular point, what is the tension and what is the resultant force. Okay, so let's try to solve this problem. So यहाँ पर जब हम देखेंगे, सबसे पहले हम बना देंगे FBDs की. ठीक है, so when you make a FBD, we know that the acceleration due to gravity, because of the acceleration due to gravity, the weight is acting in the downward direction mg, correct, and another is the tension acting in this direction like this. This is the tangent force, like this is a force, this is a tension, correct, T. So what I will do, I will consider this line as my x-axis, ये हमारी line x-axis है, and the line which is perpendicular to the x-axis y-axis like this, correct. So mg को resolve करेंगे, one along the x-axis and another along the y-axis. So this will be, one will be the this component and another will be this component like this. So if this is theta, it means this is theta due to the corresponding angle test. So this part become mg cos theta and this part become
mg sin theta. mg sin theta behave like a tangential force. So I will write down for the sub question 1 that tangential force is equals to mg sin theta. We know that tangential force according to the Newton's law of motion, mass into acceleration. Which acceleration? Tangential acceleration. So mass get cancelled. So acceleration comes out to be g sin theta. This is first sub question. Now let's move to the sub question 2. We need to find out what is the tension acting on the string. Correct? So we will see that this bob is performing a part of circular motion. See, means obviously इस bob के पास centripetal force होगा. Centripetal force कहाँ से आएगा? Because of the net force of tension in mg cos theta, which is acting in this direction, the net force. This net force will provide the centripetal force. Correct? So what will be the net force, class? Net force will be T minus mg, which is equals to mv square by r, as they had told that at this point of the movement the velocity of the bob is v. So therefore I will write down tension is equals to mg plus mv square by r. What is r in this case? R is the length of the string. So mg plus mv square by l. Correct? Obviously, see, this is the length of the string and this is the center of this circular arc. This is the center of this circular arc. Correct? तो obviously ये क्या हो गया? आपका radius हो गया. That's why r की जगह हमने l रख दिया. So this is the second part. Let's move to the third part now. In the third part, we need to find out the total force. We need to find out the total force acting on the bob. तो टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज टोटल एक्सेलरेशन. टोटल एक्सेलरेशन वी नो दैट इट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर. What is the radial acceleration? We know that the radial acceleration will be v square by r, the general formula. v square velocity तो हमें दी गई कि उस पॉइंट पे velocity v है. What will be the radius? The radius is l. So I will write down v square by l. So that is the radial acceleration, and tangential acceleration हमने अभी निकाला, that is g sin theta. Correct? So g sin theta is the tangential acceleration. So putting these two values in this equation and we'll find out the total acceleration. So total acceleration comes out to be square root of radial acceleration, that is v square by l. इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज g sin थीटा, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, लाइक दिस. सो योर फाइनल आंसर फॉर टोटल एक्सेलरेशन will be this one. Yes. So that is the value of total acceleration. Now we need to find out the total force. We know that total force is mass into acceleration. So mass, and what is the value of acceleration? V to the power 4 upon L square plus G square sin square theta. So that's the value. Correct? So please copy down this part, then we'll do the next question. So let's move to the next question. Again, that is very interesting one. So let me open the question for you. Yeah. So the question is the kinetic energy of a particle of mass m moving along a circle of radius r depends on the distance covered as k is equals to as square, where a is a constant. Find the centripetal and the tangential force and also the total force acting on the particle as a function of s. Okay, so we need to find out what will be the value of centripetal force, tangential force and total force. Okay, ये जो आंसर हमें आना चाहिए वो s के टर्म्स में आना चाहिए. So let's try to find out this part. As we know that what is the formula for the kinetic energy? The general formula for the kinetic energy is equals to half mv square, which is equals to as square, like this one. So can I say that mv square is equals to as square into 2, or you can write down v square is equals to 2as square upon m. So that is the value of kinetic energy. Correct? Now class, will talk about the centripetal force first. As we got the value of velocity square, so centripetal force, we know that what is the general formula? It is mv square by r. Correct? If r is the radius, so m upon r, what is the value of v square? It is 2as square upon m. So m and m get cancelled. Okay, so your answer comes out to be 2as square upon r. So that is the value of centripetal force. Next, we'll try to find out the what is the value of tangential force. Correct? Tangential force हमारे लिए question mark है. As we know that the formula for the tangential force is equals to rate of change of velocity into mass. Correct? Mass into acceleration. Correct? Okay. So यहाँ पर सबसे पहले हमें derivative निकालना है of v with respect to time.
करेक्ट, हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो नाउ व्हेन वी सी दिस इक्वेशन, v स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास, इट इज द वैल्यू ऑफ 2s as स्क्वायर अपॉन m. सो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो देयरफॉर 2v dv upon dt is equals to 2a upon m. Derivative of s square comes out to be 2s ds by dt, like this. Correct? Okay, so now these two and these two get cancelled, तो ये हो गया v dv by dt is equals to, यहाँ पर आ गया 2s, and what is the rate of change of displacement? Rate of change of displacement is the velocity, and this will be a by m. So v and v get cancelled. So dv by dt का वैल्यू हमें जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, it is 2sa upon m. So putting that value over here, so 2as upon m into m, so m get cancelled, so हमारा आंसर आ गया 2as. That is the value of tangential force. Now we will try to find out the total force. So the total force is equals to square root of centripetal force का square plus tangential force का square. So under root of centripetal force कितना है हमारे पास, 2as square upon r. So 2as square upon r, इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस टेंजेंशियल फोर्स कितना है 2as. So 2as, इसका हम स्क्वायर करेंगे. So that is the value. Correct? So please copy down this, then we will move to the next question. So now it's time to see the next numerical. So the question is, a block of mass m is kept on a rough horizontal turntable at a radius r from the center of the table. Coefficient of friction between the turntable and the block is mu. Now turntable starts rotating with a uniform angular acceleration alpha. Find the time after which the slipping occurs between the block and the table. ओके अब क्योंकि हमें पता है इसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, तो एक मूवमेंट ऐसे आएगा कि ये ब्लॉक क्या करेगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा. करेक्ट, या फिर बोल सकते हो स्लिप करेगा. क्लियर? तो हमें फाइंड आउट करना है जब इस ब्लॉक को, मतलब इस टेबल को जो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा देना स्टार्ट किया, तो उस टाइम से किस वक्त तक ब्लॉक स्लिप करना चालू करेगा. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में ये ब्लॉक स्लिप करना चालू करेगा. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. सबसे पहले हम बात करेंगे, वी नो दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉब इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल्स टू आर अल्फा, आर इंटू अल्फा. क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा. करेक्ट, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल फोर्स कितना हो गया, इट इज मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज m. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर अल्फा. करेक्ट, चलो टेंजेंशियल फोर्स तो आ गया हमें. Next we know that rate of change of velocity dv by dt is equals to r alpha. So dv is equals to r alpha into dt, like this. Now what we will do, integrating both side, we get, दोनों जगह इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r अल्फा dt. लिमिट्स डिसाइड करेंगे, इनिशियली वेलोसिटी 0 था, टाइम भी कितना था, 0 था. In time t the velocity becomes v. So after integration I will write down v is equals to r alpha t. Correct, limits 0 to v and यहाँ पर limit 0 to t. So when you put the limit you will get the answer as r alpha t. We know that centripetal acceleration is equals to v square by r. So what is the value of v, it is r alpha t. So r alpha t का हम क्या करेंगे, square upon r. So ये हो गया r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन r. So r गेट कैंसल, तो ये हो गया r अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर. That is the value of centripetal acceleration. Correct? So we need to find out the centripetal force. So what will be the centripetal force, mass into acceleration. So mass into acceleration की वैल्यू पुट करेंगे r अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर. सो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर. सो एफ टी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, एम आर अल्फा. सो एम आर अल्फा इसका स्क्वायर करेंगे प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर. करेक्ट, हमें ये टाइम पता करना है बिकॉज यही टाइम टेकन होगा जब ब्लॉक स्लिप करना चालू करेगा. करेक्ट, ओके. सो दिस इज द नेट फोर्स, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है ये टाइम कैलकुलेट करना. अब जब ब्लॉक स्लिप होगा, व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा.
So we know that the weight acting on the bob is this block mg and the normal reaction is n. So जो frictional force होगा it is mu into n. So mu, what is the value of n? N का value mg के equal है. So that's the frictional force. This frictional force is equals to the net force when the block starts slipping. So I'll write down net force is equals to frictional force. What is the value of net force? It is under root of m square r square alpha square plus m square r square alpha to the power 4 t to the power 4. Like this. Correct? What is the value of frictional force? It is mu mg. So squaring both sides. So when you square both sides, so m square r square alpha square plus m square r square alpha to the power 4 t to the power 4, which is equals to mu square m square g square, like this. है ना? So therefore I will write down m square r square alpha to the power 4 t to the power 4 mu square m square g square minus m square r square alpha square. So t to the power 4, इसको एक काम करते हैं, एक ही साथ लिखते हैं हम. Like this, and t का जो वैल्यू आएगा it is the fourth root of mu mg the whole square minus mr alpha the whole square upon mr alpha square का whole square. That's the value. Correct? So this will be the time taken. So we'll do last question for the day. So the question is a small block is supported by a turntable. The friction coefficient between the block and the surface is mu. Sub question A, if the turntable rotates at constant angular speed omega, what can be the maximum angular speed for which the block does not slip? हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी जिसके से ब्लॉक स्लिप ना करे. सब क्वेश्चन है. सब क्वेश्चन बी, इफ द एंगुलर स्पीड इज इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एट व्हाट स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप? मतलब कौन से स्पीड पे ब्लॉक स्लिप हो जाएगा अगर आप उसको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रहे हो, मतलब उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ाती जा रही है. सो सबसे पहले हम सब क्वेश्चन एक ही बात करते हैं. वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इफ द टेबल मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. तो इफ द टेबल मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, वी नो दैट कि इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है ये बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. करेक्ट? तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा इन द इनसाइड डायरेक्शन, लाइक दिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसकी तरह काम कर रहा है? इट विल बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स. And what is the formula for the centripetal force? It is m omega square r. Correct? As you can see, when the block starts slipping, यहाँ पर इसका weight जो होगा वो mg रहेगा और normal reaction n हो जाएगा. So when the block starts slipping, जो frictional force लगेगा, that is the maximum value of frictional force, means limiting frictional force. So f का जो value होगा, we know that it is mu into n. So mu, what is the value of normal reaction? Normal reaction is equals to mg, so mu mg. लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल मींस राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल. सो ये हो जाएगा m omega square r is m omega square r which is equals to mu mg. So m and m get cancelled, so omega square is equals to mu g upon r. So omega is equals to under root of mu g upon r. So that is the value of angular speed. ये किसका वैल्यू हो गया? एंगुलर स्पीड का वैल्यू हो गया, दिस वन. चलो ये चीज तो समझ में आती है. सब क्वेश्चन ए सॉल्व हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द सब क्वेश्चन बी पार्ट. So for the sub question B, we need to find out what will be the value of omega if the system is moving with angular acceleration alpha. System किसनी acceleration के साथ जा रहा है? Alpha acceleration के साथ जा रहा है. So in that case, what we will do? We know that what will be the radial force, or you can say the centripetal force. Okay, radial force, centripetal force कितना हो जाएगा? Let's say m omega square r. ओके जिस वक्त ब्लॉक स्लिप कर रहा है, जिस वक्त ब्लॉक स्लिप कर रहा है उस वक्त एंगुलर स्पीड कितनी रही होगी उस ब्लॉक की? ओमेगा रही होगी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं. बात करेंगे टेंजेंशियल फोर्स की. टेंजेंशियल फोर्स वी नो दैट इट इज m into acceleration, tangential acceleration, and the formula for the tangential acceleration is r alpha. So अगर आपको नेट फोर्स बोला जाए या फिर टोटल फोर्स बोला जाए, जो भी, so net force is equals to under root of tangential force का square plus radial force का square, like this. And what is the value of tangential force? It is m r alpha, इसका square करना है, plus radial force that is m omega square r, इसका square करना है. Correct? So this is the value of net force. So when the block starts slipping,
frictional force acting on the block is mu n which is equals to mu mg. ओके और जब ब्लॉक स्लिप करेगा यही नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग. सो नेट फोर्स जो होगा वी नो दैट द वैल्यू इज एम आर अल्फा द होल स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू एम जी है. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, so m r alpha the whole square plus m omega square r the whole square is equals to mu mg the whole square, like this. We can cancel out m from each and every equation, so therefore I will write down omega square r the whole square is equals to mu g the whole square minus r alpha the whole square, like this. Okay, so therefore I will write down omega to the power 4 is equals to mu g r square minus r alpha the whole square upon r square, this way. So omega comes out to be 4th root of mu g square minus r alpha square upon r square. ठीक है, तो this is your answer. This 4th root is the entire one, like this. Correct, पूरे पे होगा 4th root, r square पे भी हमारा 4th root होगा. So in this way we need to solve this question. So I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.